हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर्स एकेडमी। बायोस्टैटिस्टिक्स लेक्चर सीरीज़ की इस लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मीन के बारे में जानेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो इसके पहले इस लेक्चर सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं, जैसे बायोस्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी क्या है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये सारी वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे प्रोबेबिलिटी को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स या उन टर्म्स का यूज़ किया जाएगा, तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियोज़ ज़रूर देख लें। बायोस्टैटिस्टिक्स में मीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मीन बेसिस प्रोवाइड करता है जो भी आगे के मेथड्स हैं या बायोस्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। और मीन को आप कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एवरेज। चलिए फिर ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, मीन है क्या वास्तव में। मीन को नॉर्मली आप एवरेज भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो मीन को हम एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। मीन और एरिथमेटिक मीन या एरिथमेटिक मीन हम इसे कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसका एक लेक्चर वीडियो हमने बनाया हुआ है। उन सारी वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 3 प्रकार के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। ये सारे एवरेज निकालने के ही तरीके हैं, चाहे मीन की बात कर लें या मीडियन की बात कर लें या मोड की बात कर लें। अब मीन जो है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय x बार। ये जो साइन है ना ऊपर, इसे कहते हैं बार। तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। अब मीन वास्तव में होता क्या है, देखिए, मीन इज़ द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नॉर्मली हम सब जानते हैं मीन या एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि भाई जितनी वैल्यूज़ होती हैं अपॉन जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो मीन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह से मीन में बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल divided by total number of observations। अब देखिए, यहाँ पे एक टर्म आया है, दैट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल हम किसे कहते हैं? वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स और दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। जैसे मेरे पास अभी ये एक पेन है, तो जो एक है दैट नंबर इज़ अ वेरिएबल। ये सारी चीज़ें मैंने बायोस्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में आपको समझाई हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो सारे वेरिएबल्स का सम करेंगे, जितनी भी नंबर्स उनका सम करेंगे अपॉन, अब जैसे एक पेन है, एक और पेन होती तो 2 पेन होते, हर एक पेन अलग अलग ऑब्जर्वेशन होता, तो 2 पेन 1 + 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन हम करते तो हमको मीन की वैल्यू मिल जाती, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन वाले में ही मैंने आपको बताया था, वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं, वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स।
कैपिटल एक्स से हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is denoted by capital N. Number of observation is denoted by capital N. ठीक है। अब देखिए मीन को भी ना दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जब डेटा अनग्रुप्ड हो, यानी कि मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा और मीन फॉर ग्रुप्ड। देखो अनग्रुप डेटा क्या होता है या ग्रुप डेटा क्या होता है, इसकी बात भी हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में की है, ठीक है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, फिर तभी आपको ये जो टर्म्स है ना ये समझ में आएंगे। और जब अपने ग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं तब हम इसे कहते हैं, दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और दूसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए। ये आगे भी हम देखेंगे। और एक बात, मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य। इन हिंदी मीन को हम कहते हैं माध्य, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा की। देखिए अनग्रुप्ड डेटा को हम सिंपल सीरीज़ भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल सीरीज़। अनग्रुप डेटा का मतलब होता है जब डेटा में कोई ग्रुपिंग ना की गई हो, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अनग्रुप डेटा के लिए। तो मान लीजिए कि सपोज फॉर एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन आइटम्स, द वेरिएबल्स आर, या the value of variables are x1, x2, x3, x4, x5 until xn। अब ये अलग अलग जो x1, x2 है, आपको बताया कि वेरिएबल को हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं, तो ये अलग अलग वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। तो इस कंडीशन में देन मीन यानी कि x बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस अंटिल xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मीन इक्वल्स टू सभी वेरिएबल्स का सम, यानी कि समेशन x अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये दो प्रकार से मीन को कैलकुलेट किया जा सकता है। दो प्रकार से नहीं, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला को शॉर्ट करने के लिए हमने समेशन साइन का यूज़ कर लिया। इस साइन को हम कहते हैं, ये जो साइन है ना, सॉरी, ये जो साइन है इसे हम कहते हैं समेशन या सम। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। अब देखिए वेर, अब ये जान लेते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है। आप सबको पता ही हो गया होगा अभी तक, वेर x बार मीन है, x बार इज मीन, ठीक है। ये सारे x1, x2, x3, x4 ये सारे हैं। x1, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल वेरिएबल्स। n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, फिर आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। और समेशन x है, सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इज
sum of all the variables। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अनग्रुप डेटा के लिए या सिंपल सीरीज के लिए मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्लांट हाइट फॉर सम हर्ब्स वॉज रिकॉर्डेड एज 5.3 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 66.9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 19 एंड 16 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द मीन प्लांट हाइट। अब यहीं से आप इस चीज़ को नोट कर लें कि हर एक ऑब्जर्वेशन, अब ये x1 की वैल्यू हो गई, ये x2 की वैल्यू हो गई, ये x3 की वैल्यू हो गई, ये x4 की वैल्यू हो गई, ये x5 की वैल्यू हो गई और ये x6 की वैल्यू हुई। टोटल जो आइटम है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमें मिल जाता है n = 6। अब सारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2 वाला। तो इस कंडीशन में मीन = x1 + x2 + x3 अंटिल 6 वैल्यूज़ हैं, तो अंटिल x6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सम कर दीजिए तो होगा 5.3 + 6.2 + 66.9 + 10 + 19 + 16 और इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 6। ठीक है, तो टोटल जब करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 123। मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से, सो दैट हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। इस कंडीशन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो मीन की वैल्यू आएगी 20.56। तो इस तरह से आप अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अनग्रुप डेटा के लिए आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा इस ऑब्जर्वेशन के लिए आंसर 20.56। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप किसी भी बुक से कंसल्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि मीन फॉर ग्रुप डेटा, एक तो अनग्रुप डेटा हो गया, दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा में मीन को दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि जब सीरीज़ डिस्क्रीट हो और जब सीरीज़ कंटिन्यूअस हो। ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज़ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के आधार पर बनती है। डिस्क्रीट वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनके बीच में कोई ब्रेक या गैप आता है, और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में कोई गैप या ब्रेक नहीं आता। और इसमें सबसे अच्छा इसका एग्जांपल हो जाता है प्रेजेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, जब पहली बात तो इसको यूज़ कब करते हैं, व्हेन डेटा इज़ लार्ज। व्हेन डेटा इज़ लार्ज, डेटा बड़ा जब होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक क्या था कि वेरिएबल था, तो वेरिएबल इसमें भी होगा जिसको कैपिटल X से डिनोट किया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपने देखा कि अभी तक हम इसको n से डिनोट करते थे, बात वही है, बट यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह पे फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी होगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होगा। अब इसको आप तब समझ पाएंगे जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को समझेंगे, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वेरिएबल जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ में बाउंड होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हर एक वेरिएबल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो F1 जैसे जैसे वेरिएबल होगा उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेटा के बीच में गैप या ब्रेक आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ये फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
अब इसको समझने के लिए आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वाली वीडियो भी है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो वेरिएबल है, अब आपको ये तो पता चल गया जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन अंटिल xn। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये डिनोट किया होगा फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी के लिए f1, f2, f3, f4, f5 अंटिल fn। और ये भी आपको समझ में आ गई होगी बात कि हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। ठीक है, ईच वेरिएबल विल हैव फ्रीक्वेंसी, तो मतलब x1 की फ्रीक्वेंसी f1 होगी, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 होगी, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 होगी। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि हर वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ फ्रीक्वेंसी, विथ इट्स फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं f इंटू एक्स। ठीक है, हर वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसकी बात हम आगे करते हैं। देखिए, तो अब इफ वेरिएबल x takes the values x1, x2, x3, x4, x5 until xn, and for each, आप नोट कर लीजिए, for each variable the given frequency is, अब फ्रीक्वेंसी यानी कि f स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी होगी, मैंने आपको बताया, तो f1, f2, f3, f4, f5 until fn। ठीक है, इस कंडीशन में मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो अब फॉर्मूला बन जाएगा मीन डिनोट वैसे ही करेंगे, x बार इक्वल्स टू हर फ्रीक्वेंसी को उसके करेस्पॉन्डिंग या उसके साथ वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 प्लस f4 इंटू x4 प्लस अंटिल fn इंटू xn अपॉन f1, सभी फ्रीक्वेंसीज का ही हो गया, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस अंटिल fn। या दूसरे शब्दों में या दूसरे तरह से शॉर्ट में इस फॉर्मूला को आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था अभी, मीन x बार इक्वल्स टू समेशन f इंटू एक्स अपॉन समेशन f, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। और ये याद ज़रूर रखेंगे आप कि यहाँ पे सभी फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो वास्तव में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला का लॉन्ग फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है। अब ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू या क्या डिनोट किया गया है। वेर, यहाँ भी लिख लीजिए वेर। अब देखिए, ये x बार तो आपको पता है, ये मीन है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, f फ्रीक्वेंसी है, x आपको पता है वेरिएबल है, समेशन f इंटू एक्स, x जो है वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स है, x1 x2 हो जाएगा तो इंडिविजुअल वेरिएबल हो गया। समेशन f इंटू एक्स क्या है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड विथ इट्स वेरिएबल, एंड समेशन f क्या है, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है,
बाकी चीज़ें आपको पता है, ये मीन को एक्स बार से डिनोट किया हुआ है, तो कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनकेस अगर आपके पास कोई डाउट हो जाता है तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, ये प्रश्न आपके सामने है कि द ट्री हाइट इन अ फॉरेस्ट वॉज ऑब्जर्व एज अंडर। अब यहाँ पे हम देखें तो हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मतलब 3 ट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या है, 2 मीटर है। 4 ट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी हाइट कैसी है, 16 है, मतलब सेम हाइट है। 7 ट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो 20 मीटर्स है। इस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो हाइट है ये x1 की वैल्यू हो गई, ये x2 की वैल्यू हो गई, ये x3 की वैल्यू हो गई, ये x4 की वैल्यू हो गई, ये x5 की, ये x6 की, ये x7 की, x8 की और x9 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से जो नीचे लिखी गई ये f1 की वैल्यू हो गई, ये f2 की वैल्यू हो गई, ये f3 की वैल्यू हो गई, ये f4 की वैल्यू हो गई, ये f5 की वैल्यू हो गई, ये f6 की वैल्यू हो गई, ये f7 की वैल्यू हो गई, ये f8 की वैल्यू और ये f9। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप सबको पता है कि मीन कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू मीन x बार इक्वल्स टू f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 प्लस f4 इंटू x4 प्लस अंटिल f9 इंटू x9 अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस अंटिल f9। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए एक छोटे से टेबल का फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो एक टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स का एक टेबल फॉर्म करते हैं। कि कैसे है आपको आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से टेबल को फॉर्म किया जाता है। पहला जो कॉलम होता है वो वेरिएबल के लिए, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए और तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी इनटू वेरिएबल के लिए। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम। तो 3 कॉलम्स का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 कॉलम्स का एक टेबल आप फॉर्म कर लेंगे तो आसानी होगी। अब देखिए थर्ड में आपने क्या करना है कि सारी फ्रीक्वेंसीज़ को उनके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ लिखनी है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ पे हो जाएगी 64, यहाँ पे 140, यहाँ पे 210, यहाँ पे 39, यहाँ पे 120, यहाँ पे 225, यहाँ पे 392 और यहाँ पे 100। फ्रीक्वेंसीज़ का भी सम करना है तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज़ करेंगे तो ये आएगा 40 और समेशन f इंटू एक्स करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1296। अब आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड विथ देयर वेरिएबल्स अपॉन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 1296 अपॉन 40 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मीन की वैल्यू जो है वो आएगी 32.4 और ये इस ऑब्जर्वेशन के लिए एवरेज ट्री हाइट होगी। ठीक है, ये आंसर होगा। तो इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब मैंने आपको डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझाया था, जब हम
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे फॉर्म करते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। जब हमने इसकी बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज़ में देखा था, या उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए हम कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फॉर्म करते हैं। और उसके बेस पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे वेरिएबल्स जो होते हैं ना कंटिन्यूअस सीरीज़ में, वेरिएबल्स आर ग्रुप्ड, वेरिएबल्स की ग्रुपिंग की गई होती है, ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल। हर वेरिएबल को क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ में मर्ज किया गया होता है, ठीक है। और इन क्लास इंटरवल्स की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हर क्लास इंटरवल की, क्लास इंटरवल को मैंने बताया था CI से शॉर्ट में लिखते हैं, तो हर क्लास इंटरवल की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है तो क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ को ग्रुप किया, जैसे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। तो ये जो अलग अलग ग्रुप है ना, ये कहलाता है अलग अलग क्लास इंटरवल। और हर क्लास इंटरवल में दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है लोअर वैल्यू और एक होती है अपर वैल्यू। लोअर वैल्यू को हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और अपर वैल्यू को हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट मिड पॉइंट, मिड ऐसे इसको लिख लें, कैलकुलेट मिड पॉइंट, या इसको ही मिड वैल्यू भी कहते हैं। मिड वैल्यू, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ऑफ ईच क्लास इंटरवल। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हर क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। और ये मिड पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको बताया कि हर क्लास इंटरवल की दो लिमिट्स होती हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, ठीक है। जैसे 1 to 10 में जो 1 है वो लोअर लिमिट है और 10 जो है वो अपर लिमिट है। तो इस प्रकार से मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, मिड पॉइंट स्मॉल m इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन 2। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन 2 जब कर देंगे ना, तो आपको मिड पॉइंट या मिड वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से, क्योंकि वेरिएबल, देखिए अभी तक क्या था कि वेरिएबल था, वेरिएबल की एक ही वैल्यू होती है, तो जब वेरिएबल की एक वैल्यू होती है तो उससे फर्दर कैलकुलेशन करना आसान होता है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ को हमें एक वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन 2। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे, मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, सारा काम वही करना जो आपने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था। अब इसके बाद सारा काम डिस्क्रीट सीरीज़ वाला ही है। मतलब क्या कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी को उसके रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे वेरिएबल से करते थे, अब यहाँ पे वेरिएबल की दो वैल्यूज़ है तो हमें एक वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने मिड पॉइंट को कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब जब मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे आप ना, तो अलग अलग क्लास इंटरवल्स के लिए अलग अलग मिड पॉइंट्स आएंगे। मतलब M1 आएगा, M2 आएगा, M3 आएगा, M4 आएगा एंड सो ऑन अनटिल Mn। अब फ्रीक्वेंसी तो है तो फ्रीक्वेंसी तो होगी ही सबके लिए, तो फ्रीक्वेंसी भी होगी F1, F2,
F3, F4 until Fn। तो हर मिड पॉइंट के लिए यहाँ भी उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, क्योंकि हर क्लास इंटरवल की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब आगे वाले स्टेज में क्या करेंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज़ का उनके मिड पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन को जोड़ देंगे या उनका सम करेंगे, और साथ ही साथ सभी फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। इस कंडीशन में मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीन, अब एक फॉर्मूला अच्छा सा यहाँ भी मिलेगा, मीन इक्वल्स टू F1 इंटू M1 प्लस F2 इंटू M2 प्लस F3 इंटू M3 प्लस अंटिल Fn इंटू Mn अपॉन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस अंटिल Fn। या दूसरे शब्दों में या दूसरे तरह से इस फॉर्मूला को आप इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, मीन कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए भी इक्वल्स टू समेशन F इंटू एम अपॉन समेशन F। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जहाँ पे सब आपको पता ही है, वेयर समेशन F इंटू एम क्या है, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड विथ देयर रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड विथ देयर रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स। समेशन ऑफ क्या है, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, ये आपको पता है, मीन इज़ x बार। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नोट करने वाली आवश्यकता नहीं है, अगर नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है आपके समक्ष, अब दिया है कि कैलकुलेट मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। जैसे ही आपने इसमें क्लास इंटरवल देखा, आप ये समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग क्लास इंटरवल्स हैं, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल प्लस अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व करने के लिए ना एक टेबल का फॉर्मेशन कर लेंगे। स्टैट में जब आप टेबल का फॉर्मेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी होगी किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में। तो यहाँ भी हम कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको शो कर लेता हूँ। 4 कॉलम्स का टेबल होगा इस तरह से। ठीक है, 4 कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा और ये फोर्थ कॉलम होगा। फर्स्ट कॉलम फॉर क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम फॉर मिड पॉइंट, थर्ड कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट। हर एक फ्रीक्वेंसी को उसके मिड पॉइंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहले क्लास इंटरवल के लिए मिड पॉइंट 1, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 1 + 10 = 11 अपॉन 2 कर देंगे तो वैल्यू आएगी 5.5। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ दूसरे कलर से। तो इसके लिए मिड पॉइंट की वैल्यू हो गई 5.5। अगले इस क्लास इंटरवल के लिए जो मिड पॉइंट की वैल्यू होगी वो होगी 15.5, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस क्लास इंटरवल के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू होगी 25.5, इस क्लास इंटरवल के लिए होगी 35.5, इसके लिए 45.5, इसके लिए 55.5 और इस वाले क्लास इंटरवल के लिए होगी मिड पॉइंट की वैल्यू 65.5। सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो इन फ्रीक्वेंसीज़ का सम करेंगे तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन विल बी 15। सबका जब सम करेंगे आप ना, तो ये 50 आएगा। अब हर फ्रीक्वेंसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है विथ इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको करके हम वैल्यू आगे लिखते हैं। मैंने लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूँ। 16.5 इसके लिए होगा, 175 पॉइंट इसके लिए होगा, 178.5 इसके लिए होगा, 426.0 इसके लिए, 273.0, 222.0
और 458.5 इसके लिए होगा। तो यहाँ पे जब आप समेशन एफ इंटू एम करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 1745। अब आपके पास फॉर्मूला पता है आपको कि कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए भी मीन इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एम अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ इंटू एम की वैल्यू है 1745 अपॉन आप कर देंगे 50। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज़ 34.9। ये इस सीरीज़ के लिए आंसर होगा। आप चाहें तो करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा कि जैसे जैसे हम मीन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मीन में जब हम अनग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल होगा और उसका नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब जितने वेरिएबल्स होंगे वो उनके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। जैसे हम आएंगे ग्रुप डेटा की तरफ, उसमें डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बेस पे कैलकुलेशन करना है। ठीक उसके बाद जब हम फिर आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़ में, तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में हर वेरिएबल क्लास इंटरवल में बाउंड होगा, जो है वो लोअर और अपर लिमिट्स में बाउंड होगा। जैसे 1 to 11, 1 to 10, 1 to 20 भी हो सकता है। क्लास इंटरवल ये डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का है और उसको कैसे ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल का आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा कंटिन्यूअस सीरीज़ में, और उस मिड पॉइंट को उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। लास्ट में आप सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम करोगे, सारे फ्रीक्वेंसीज़ मल्टीप्लाइड विथ देयर रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट का सम करोगे और आपको मीन की वैल्यू मिल जाएगी कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन। अगर आपके पास कोई बुक है, बायोस्टैटिक्स कोई भी बुक हो, बायोस्टैट की कोई भी बुक हो, आप उससे मीन के सवालों को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है या आप सॉल्व करने में अक्षम होते हैं तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगला जो टॉपिक हमारा होगा बायोस्टैटिस्टिक्स का, वो होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब मीन को हम एज्यूम्ड वैल्यू को मानकर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसी बात हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।